Good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. Today we come back with the gastrointestinal system या digestive system. इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे, कुछ लास्ट में हमारे टॉपिक्स रह गए थे, कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे. अब हम पढ़ रहे थे गॉल ब्लैडर के बारे में. तो गॉल ब्लैडर इज द एक्सेसरी ऑर्गन एंड इट इज ए सेक ऑफ बाइल. इसके अंदर बाइल भरा रहता है. एक सेक होता है जो कि हमारे लीवर की लोअर सरफेस के अंदर सिचुएटेड होता है, जिस गॉल ब्लैडर के अंदर फंडस, बॉडी एंड नेक पाए जाते हैं. जब हम गॉल ब्लैडर की जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे बेटा, तो सबसे पहले हेपेटिक डक्ट आके पेंक्रियाज के साथ हेपेटिक डक्ट. और हमने ये डायग्राम में इसमें डिस्कस किया था कि जो हमारी हेपेटिक डक्ट आती है मींस हमारे लीवर से दोनों साइड से जो निकलती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंड लेफ्ट लोब से ये दोनों जो बाइल डक्ट निकलती है, ये बाइल डक्ट निकल के हेपेटिक डक्ट बनाती है, ये जहां मिलती है. इस हेपेटिक डक्ट के बाद में ये हमारी हेपेटिक डक्ट से जब ये आ जाती है, हमारा गॉल ब्लैडर से जब ये चीज आती है, तो ये बनाती है बेटा कॉमन बाइल डक्ट. सही लिखा है बेटी? कॉमन बाइल डक्ट. ये कॉमन बाइल डक्ट से यहां से हमारा पैंक्रियाज जुड़ा होता है. ये पैंक्रियाज के पैंक्रियाजिक डक्ट से ये हमारा खुलता है ड्यूडोनम के अंदर. ये जस्ट हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी. अब हम पढ़ रहे थे कि हमारे बाइल के फंक्शंस क्या होते हैं. तो जब हम जब डिस्कशन कर रहे थे कि बाइल के फंक्शंस क्या होते हैं, तो बाइल हमारा एल्केलाइन फ्लूइड होता है जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेटेड होता है. और 500 to 1000 ml ऑफ बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लीवर. हमारे लीवर से 500 ml से लेके 1000 ml बाइल सीक्रेट होता है. जबकि हमारे गॉल ब्लैडर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 30 ml. बेटा नॉर्मली लीवर कितना सीक्रेट करता है? 500 to 1000 ml बाइल सीक्रेट करता है. और गॉल ब्लैडर की जो स्टोरेज की कैपेसिटी है बेटा, वो स्टोरेज की कैपेसिटी है 30 ml. तो 30 ml मींस जब बाइल का ज्यादा कलेक्शन होगा तो ये बाइल कंसंट्रेटेड हो जाता है. तो बाइल जब कंसंट्रेटेड गॉल ब्लैडर के अंदर पाया जाता है, बाइल के अंदर 86% वाटर पाया जाता है. अब बेटा मैं आपको बता दूं बाइल के अंदर क्या पाया जाता है. तो बाइल के अंदर क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले ये डिस्कशन हुआ था लास्ट वीडियो में. बाइल के अंदर हमारे 86% तो वाटर पाया जाता है. 86% वाटर होता है बाइल के अंदर. और बाकी वाइल्ड साल्ट्स, बाकी क्या पाए जाते हैं? वाइल्ड साल्ट्स, वाइल्ड पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, म्यूसिन एंड कोलेस्ट्रॉल. बाइल पिगमेंट्स, म्यूसिन एंड कोलेस्ट्रॉल, दीज आर फाउंड इन आवर बाइल. ठीक है बेटा? 86% वाटर, वाइल्ड साल्ट्स, वाइल्ड पिगमेंट्स, म्यूसिन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे बाइल के अंदर पाए जाते हैं. अब जब हम बाइल साल्ट्स की बात करते हैं तो सोडियम टेरुकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट. बाइल साल्ट दो पाए जाते हैं, सोडियम टेरुकोलेट और सोडियम, दूसरा जो पाया जाता है उसको बोलते हैं बेटा सोडियम ग्लाइकोलेट. सोडियम ग्लाइकोलेट. ये दो तरीके के हमारे सिक्रीशन, ये दो बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टेरुकोलेट. सोडियम टेरुकोलेट ये बाइल साल्ट्स क्या करते हैं बेटा? ये दोनों बाइल साल्ट्स क्या करते हैं? डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं. और इनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लाइपेज. ये हमारे जो बाइल साल्ट्स हैं, इन बाइल साल्ट्स का क्या काम होगा बेटा? ये बाइल साल्ट्स क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, लिपिड, फैट एंड लिपिड्स का ये एब्जॉर्प्शन करेंगे. एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी एंड के. किसके द्वारा? फैट सोल्यूबल बेटा. और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के. ये जो विटामिन है बेटा, ये कौन सी विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन. तो आपके अंदर एक चीज क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि हमारे बाइल साल्ट्स के अंदर सोडियम टेरुकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है. बाइल साल्ट्स हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. एक्टिविटी ऑफ लाइपेज मींस ये दोनों बाइल साल्ट्स हमारे लाइपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. ये दोनों क्या करेंगे बेटा? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइपेज. ठीक है बेटा? ये क्या करेंगे? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइपेज.
और लाइपेज क्या बेटा, आपको हमने कल डिस्कशन किया था, आज अभी हम बता देंगे। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर लाइपेज पाया जाता है। अरे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो उनके फंक्शंस हम बताएंगे। तो लाइपेज का फंक्शन क्या होता है बेटा, फैट का एब्जॉर्प्शन करना, लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन करना, और विटामिन ए, डी एंड के फैट सोल्यूबल विटामिन है, इन तीनों चीजों का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, बाइल साल्ट्स। अब जब हम बाइल पिगमेंट की बात करते हैं बेटा, ये हमने रब कर दिया। अब हम जब बाइल पिगमेंट की बात करते हैं तो बाइल पिगमेंट क्या होता है, बाइल पिगमेंट जो होते हैं बेटा, एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। एक तो हो गया बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ये दोनों बाइल पिगमेंट होते हैं। बिलीरुबिन का लेवल, सीरम बिलीरुबिन जैसे जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, सीरम बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाना। अब बेटी सिंपल सी बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहां होता है, स्प्लीन के पास। और जब स्प्लीन के पास इसका डिस्ट्रक्शन होता है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन विच इज रिलीज इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉर्न आउट द रेड ब्लड सेल्स इन द स्प्लीन। जब आरबीसी का स्प्लीन पे आके डिस्ट्रक्शन होता है तो ये बिलीरुबिन रिलीज करती है। तो बेटा आपको ये चीज पता हुई। अब कई बार ये बोलते हैं कि जॉइंटिस में खून का पानी बन रहा है, पीला हो रहा है। पीला होने का मेन कारण क्या है कि जो आरबीसीज हैं वो जल्दी से जल्दी मर रही है स्प्लीन के पास जाकर, और स्प्लीन के पास जाके मरेगी तो ये बिलीरुबिन सीक्रेट करती है, बिलीरुबिन छोड़ती है। तो जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो ये कंडीशन जॉइंटिस कहलाती है बेटे। येलोइश कलर, बिलीरुबिन येलोइश कलर का होता है जिसमें कि वो पीलापन। बेटा येलोइश कलर बिलीरुबिन का मतलब ये होता है येलोइश। जब आरबीसी नहीं होगी तो येलोइशनेस तो आएगी, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा तो येलोइश पेल कलर दिखाई, येलो नहीं बोलते, पेल कलर दिखाई देता है। तो ये चीज समझ में आई। अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा, ये डिस्कशन हो गया हमारा गॉल ब्लैडर के बारे में। अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा पैंक्रियाज के बारे में। जब हमारे पैंक्रियाज की बात करते हैं तो पैंक्रियाज जैसे ये हमारी कौन सी हो गई बेटा, ड्यूडोनम। इस ड्यूडोनम के पास में जाके जब हम पैंक्रियाज की बात करते हैं तो ये पैंक्रियाज पाई जाती है। इस पैंक्रियाज के इस पोर्शन को तो टेल कहेंगे, इस पोर्शन को बॉडी कहते हैं, और आगे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा, हेड। ठीक है बेटी, ये 3 चीज समझ में आई। बेटी मेरी बात वो मैंने आपको समझा, मैं सिंपल सा एक अलग बता रहा हूं। ये पैंक्रियाज का सीक्रेशन कैसे होता है वो आपको पहले मैंने कल समझा दिया है कि बेटा जो हमारे गॉल ब्लैडर से जो आ रही है ये निकल के क्या बनाती है, हमारी हिपैटिक डक्ट या बाइल डक्ट हो गई। राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट मिलके क्या बनाती है बेटा, हिपैटिक डक्ट। और इस हिपैटिक डक्ट में क्या होता है बेटा, प्लस जब गॉल ब्लैडर से जब वो दूसरी सिस्टिक डक्ट आती है, गॉल ब्लैडर इसके ब्रैकेट में लिख दो, सिस्टिक डक्ट जब मिलती है तो ये क्या बनेगी बेटा, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट है ना बेटी। अब कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाज से मिलके ये कहां जाएगी, ड्यूडोनम में। अरे मेरे बच्चे ये कहने का मतलब ये एक रूट है, एक लाइन से ये एक ट्यूब्स आ रही है जिसमें क्या है भैया, सबसे पहले तो बाइल अपने लीवर ने छोड़ दिया, इधर अपना जो कंटेंट है ये गॉल ब्लैडर ने छोड़ दिया। ठीक है बेटा, गॉल ब्लैडर ने छोड़ दिया, नीचे ये पैंक्रियाज ने छोड़ दिया। अब ये सारी चीजें मिलके किस में जा रही भैया, ईसोफेगस में। समझ में आ गया बेटा, ड्यूडोनम, सॉरी ड्यूडोनम में, DUODEN। ये सारी चीजें क्या जा रही है, ड्यूडोनम में। क्लियर हुई समझ में। अब मैं समझा रहा हूं पैंक्रियाज सिलेंडर टाइप की। अब ये रब कर दूं पहले वरना कंफ्यूजन होगा दोबारा। अब हम सिंपल, हमें पैंक्रियाज के ऊपर डिस्कशन करना है कि भैया पैंक्रियाज में क्या होता है। तो जब हम पैंक्रियाज के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो पैंक्रियाज इज ए लॉन्ग सिलेंडर ग्लैंड विच लाइज ट्रांसफरली अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मींस हमारी जो एब्डोमेन वॉल है जो फ्रंट की, उसके पोस्टीरियर साइड में होती है, स्टोमक के पीछे होती है, और फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा के सामने होती है। अरे भैया फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा यहां आती है, इसके सामने एब्डोमेन वॉल के पीछे और स्टोमक के पीछे ये छुपा हुआ होता है।
पैंक्रियाज के अंदर तीन होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड इसका सी शेप होता है। देखो बेटा, इसको आगे से यूं कर देंगे तो ये सी शेप हो जाएगा। हेड कैसे होता है? इसका सी शेप। ठीक है बेटा। कर्व ऑफ द ड्यूडेनम, बॉडी लाइज इन फ्रंट ऑफ द बॉडीज ऑफ द, और इसकी जो बॉडी है ये लंबर वर्टिब्रा के सामने आती है, और जो इसकी टैल है वो टैल स्प्लीन और किडनी, ये लेफ्ट किडनी के सामने आती है। ये चीजें क्लियर हुई। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले पैंक्रियाज के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। पैंक्रियाज के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम भैया एक लोब्यूल से समझ लेते हैं कि ये लोब्यूल्स है। इन लोब्यूल्स के अंदर सीक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। ये तो हो गया बेटा लोब्यूल्स। ठीक है बेटा। इस लोब्यूल्स के पीछे जो ये सीक्रेटरी सेल्स पाई जाती है, इनको क्या बोला जाता है? एसिनाई। ठीक है बेटे, एसिनाई। एसिनाई आर द ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स कॉल्ड द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन एसिनाई सेल्स को, एंडोक्राइन जो सेल्स होती है, इसको क्या बोला जाता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। समझ में आई बेटा? समझ में आई आपको कि हमारे जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के जो लोब्यूल्स हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर एसिनाई आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है। ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्मॉल डक्ट्स जो लोब्यूल्स, अब बेटा सुनो, ये स्मॉल डक्ट निकलेंगी सारे लोब्यूलों से। ये सारे स्मॉल डक्ट मिलके क्या करेंगी? यहां पे जो पैंक्रियाटिक डक्ट है आगे, सब अपने सीक्रेशंस को यहां छोड़ देगी। अब पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सारा सीक्रेशन कहां चला जाएगा? आपके ड्यूडोनम में। समझ में आया बेटा? दिस डक्ट बिगिंस एट द टेल एंड इमर्जेस फ्रॉम द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। इट एंटर्स द ड्यूडोनम अलोंग विद कॉमन बाइल डक्ट। ये चीज समझ में आई थी? कल ही समझा दिया। पैंक्रियाज के अंदर ये स्ट्रक्चर समझ में आई। अब जब इसके सीक्रेशंस की बात करते हैं हम पैंक्रियाज, बेटा मेरी बात सुनना, सिंपल सी भाषा में, पैंक्रियाज के अंदर हेड, बॉडी एंड टेल पाए जाते हैं। जब इस ये लोब्यूल से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनी होती है, जब हम इन लोब्यूल्स की बात करते हैं तो लोब्यूल्स के अंदर ये एसिनाई पाई जाती है। ये एसिनाइयों को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, जो कि डायग्राम आप ऐसे देख सकते हो कि ये कॉमन डायग्राम बनाया गया है। कि ये डायग्राम देखो कितने इजी वे में आपको समझ में आ रहा है कि इस डायग्राम से ये सीक्रेशंस निकलते हैं, पैंक्रियाज के सीक्रेशंस निकलते हैं। अब पैंक्रियाज के जो सीक्रेशंस है बेटा, उनमें हम दो चीज से डिस्कशन करते हैं, एक तो एक्सोक्राइन सीक्रेशंस और एक एंडोक्राइन सीक्रेशंस। ठीक है बेटे, अब हम इसको रब करें, इसको रब करूं मैं। अब हम जो डिस्कशन करते हैं कि हमारे पैंक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सीक्रेशंस कौन कौन से होते हैं। तो जब पैंक्रियाज के, जब हम एक्सोक्राइन सीक्रेशंस की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन सीक्रेशंस, तो एक्सोक्राइन सीक्रेशंस के अंदर क्या निकलता है भैया? पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है भैया? सबसे पहले तो ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। ये तीनों क्या है बेटा? एंजाइम हैं। समझ में आए भाई? ये तीनों क्या है? एंजाइम है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। ये एक्सोक्राइन सीक्रेशंस है जो कि हमारे पैंक्रियाज से निकलते हैं। लाइपेज तो क्या करेगी बेटा? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रही है, फैट टू फैटी एसिड। ये तो समझ में आ गया। अब आपको ये चीज तो समझ में आएगी, जब हम फैट खाते हैं तो ये फैट को फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज। उसके बाद एमाइलेज क्या करता है बेटा? स्टार्च इंटू माल्टोज, स्टार्च इंटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज। समझ में आया बेटा? स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज। उसके बाद लाइपेज का समझ में आ गया। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स या प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड, पेप्टोन्स या प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। ये चीज समझ में आई बेटा? ये चीज समझ में आई आपको कि बेटा हमारे ये तीन, अब आपसे कोई पूछे कि भैया पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होंगे या पैंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, तो आपको पैंक्रियाज से एक्सोक्राइन सीक्रेशंस, तीन एंजाइम होते हैं जिनको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, जिसके अंदर ये फॉलोइंग एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स का काम क्या है? ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है,
एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट करता है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। समझ में आया बेटी? अब कई बार क्या होता है कि यदि लाइपेज एंजाइम नहीं हो तो क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। आपने देखा ना बेटा कि नॉर्मली जो आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के साथ में पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, ये क्या देते हैं? अरे ये सब के अंदर ये ज्यूसेस और ये एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब आप लेंगे उसको, पेंटॉप मींस उसमें पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल और ये सारे होते हैं, ये सारे एंजाइम्स उसके अंदर पाए जाते हैं कि आप जाओगे उसको मेडिकेशन को लेंगे तो वो मेडिकेशन क्या करेगी, जो आपने सब कुछ खा रखा है उल्टा पुल्टा, उसको डाइजेस्ट कर देगी। ये चीज समझ में आई बेटी? यही तो काम है उनका, फंक्शन क्या है, और यही तो फंक्शन है। उसके बाद जब इसके एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करते तो आइसोलेट्स ऑफ Langerhans डायरेक्टली poured into circulation. This secretion contain two different hormones which are secreted by two different cells. आइसोलेट्स ऑफ Langerhans की दो सेल्स होती है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स में क्या होता है बेटा, ये तो अल्फा हो गई, ये बीटा सेल्स। ये तो दुनिया में फेमस है बेटा कि पैंक्रियाज की आइसोलेट्स ऑफ Langerhans की बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करती है और अल्फा सेल से क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकेगॉन। ये दोनों सीक्रीशन एंडोक्राइन सीक्रीशन हो गए। समझ में आई भैया? तो ये हमारे पैंक्रियाज के बारे में छोटी सी रामायण आपके समझ में आई, क्लियर हुआ? उसके बाद में हम आ जाते हैं, अब ये असेसरी ऑर्गन कंप्लीट होते, अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे जैसे हमारे बिना भैया कह रहे थे ना कि ये 5 सेंटीमीटर, अरे भैया 5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो एक बिस्किट से भी छोटी हो गई। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, मींस हमने कहां तक पढ़ लिया भैया, हमारा खाना स्टोमक तक आ गया, स्टोमक के बाद में हमारा फूड, हमारा खाने में लीवर के सीक्रेशंस आ गए। बेटा आपने खाना खाया माउथ में, माउथ से किया हमने, टीथ पढ़ लिए, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिए, उसके बाद खाना हमारे ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद हमने स्टोमक पढ़ लिया, स्टोमक के बाद हमारे लीवर, असेसरी ऑर्गन और ये स्प्लीन और इनके सीक्रेशंस में आ गया। अब हमारा खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है बेटा, 5 मीटर, ये लिख लो आगे, कई बार पूछ लेते हैं। 5 मीटर, एम मीन्स होता है बेटा मीटर, 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, जो कि अपर साइड किससे जुड़ी होगी, अपर साइड स्टोमक के किस पोर्शन से जुड़ी होगी, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। एंड लोअर साइड लार्ज इंटेस्टाइन, और जो लोअर साइड में बेटा ऊपर का पोर्शन ऊपर वाला, नीचे वाले किससे जुड़ी होगी, नीचे वाले जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है वो कि सीकम से जुड़ा होगा, तो इलियोसिकल वाल्व से नीचे जुड़ी होगी। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटी मेरी बात सुनना, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सा हो गया, ड्यूडोनम, ड्यूडोनम के बाद जीजोनम, और जीजोनम के बाद इलियम, और इलियम के बाद जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट आता है, सीकम, सीईसीयूएम है ना बेटा, सीईसीयूएम। तो इलियम और सीकम जहां जुड़ेंगे उसको क्या बोला जाएगा, इलियोसिकल वाल। आई समझ में बेटा, आ गई समझ में? और ऊपर किससे जुड़ेंगे, पाइलोरिक इंस्पेक्टर से। The small intestine completes the digestion of food and it's also help in the absorption of food. अब यदि आपको पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडोनम, ये जो ड्यूडोनम होती है बेटा ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्यूडोनम होती है। ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि इट इज फाउंड एट द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, जो कि हमारे जस्ट पेंक्रियाज के हेड के पास में पाई जाती है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि हमारे पेंक्रियाज का हेड सी शेप का होता है और डायरेक्ट अपने सीक्रेशंस को ड्यूडोनम में छोड़ता है। हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला इज स्ट्रक्चर कॉमन टू बोथ पेंक्रियाज एंड ड्यूडोनम। हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला इज ए स्ट्रक्चर कॉमन टू बोथ पेंक्रियाज एंड ड्यूडोनम। बेटा ये जहां पर हमारा ये ड्यूडोनम के अंदर, ये जो हमारा जिस एरिया के अंदर ये जुड़ा होता है, ये तो हो गया पेंक्रियाज, इस जो एरिया को, जो ये हो गई हमारी ड्यूडोनम, ये जिस जगह जुड़ती है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला।
समझ में आ गई बेटा? समझ में आया? हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, इट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल नहीं ड्यूरर पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू, ये तो सिंपल सी बात है जो हम डिस्कशन कर रहे थे। अब आगे जिजोनम, जिजोनियम हमारा जो जिजोनम है ये हमारा 2 मीटर लंबा होता है, ये मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। समझ में आया भाई? अब हम डिस्कस करते हैं इलियम के ऊपर। इलियम हमारा लोअर एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम क्या होता है भैया? लोअर एंड, सबसे नीचे का एंड इलियम होता है ना। इलियम पे यहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगी। इलियम, दिस पार्ट इज जॉइंड टू द सीकम, ये जिस जगह, अब इलियम किससे जुड़ा हुआ आगे? सीकम, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तो इलियम है ना, तो इलियम का लास्ट पार्ट जब सीकम से जुड़ा होगा तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व। अरे बहन जी ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, एक बार आपको रूट याद करना पड़ेगा, उस रूट के अंदर कौन सा कहां जुड़ रहा है वो याद करनी पड़ेगी। इलियोसिकल वाल्व, ये जो इलियम होती है ये 3 सेंटीमीटर 3 मीटर लंबी होती है, ये जो हमारी है 3 मीटर नॉर्मली लंबी होती है। क्या बेटा? नहीं वो बेटी 1 मिनट 5 में, मतलब कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेट लेंथ बताइए, ये भी अप्रोक्सीमेट बताइए, इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो भी एक अप्रोक्सीमेट लेंथ बताइए कि भैया एक अप्रोक्सीमेट 5 मीटर होती है, एक अप्रोक्सीमेट लेंथ हमारे हीलियम की 3 मीटर होती है। ठीक है बेटा? इट इज 3 मीटर्स लॉन्ग, इट कैरीज द फूड कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कंट्रोल इट्स फ्लो। ये क्या करती है बेटा कि हमारे खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में धक्का देती है और फूड को कंट्रोल करती है। कंट्रोल मींस एक साथ नहीं फेंकती, धीरे धीरे फेंकती है। वो किसके थ्रू? इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आउटर लेयर के अंदर सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है, मस्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर्स पाए जाते हैं और सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। सब म्यूकोजल लेयर के अंदर एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इसकी इनर लेयर के अंदर म्यूकस लेयर पाई जाती है। म्यूकस लेयर के अंदर बिलाई एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब है जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? बिलाई। समझ में आया बेटा? माइक्रोबिलाई आर मेड अप ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स। अब इसको आपको और एक्सप्लेन करना हो तो ये इस तरीके से आप डायग्राम समझाएंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो भैया? कोल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स से मिलके ये बिलाई बनती है। ये बिलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को फॉर्म करती है और मीसेंट्रिक आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है और वीनस ड्रेनेज मीसेंट्रिक वेन के द्वारा होता है। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस की जब हम बात करते हैं कि भैया इसके अंदर क्या काम होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट अराउंड 1500 ml इंटेस्टाइनल जूस। हर बंदा अपना जूस दे रहा है। अब देखो तुम्हारे में पैंक्रियाज ने अपना जूस दिया, पैंक्रियाटिक जूस बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना जूस देगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के बारे में पढ़ लेते भैया कि क्या स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से जूस दे रही है हमें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जब जूस की बात करते हैं तो ये 1500 ml के लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन जूस मींस स्मॉल इंटेस्टाइन के सीक्रेशंस एंजाइम्स ये देती हैं। इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस आर मेड अप ऑफ वाटर, म्यूकस, मिनरल, साल्ट्स एंड एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तो एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है जो अपना सीक्रेशन छोड़ती रहती है। उन सीक्रेशंस के अंदर वाटर, म्यूकस, मिनरल, साल्ट्स एंड एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन सबको मिला के इंटेस्टाइनल जूस बोला जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं बेटा? तो एक तो होता है पेप्टिडेज। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्टिडेज। ये क्या करेगा पेप्टाइडेज? ये क्या करेगा बेटा? डाइजेशन किसका करता है? प्रोटीन का। तो देखो कितने इजी वे में ये समझाया गया है कि भैया इतनी यदि तुम थ्योरेटिकल चीजें फ्रेमवर्क तैयार कर लोगे और एग्जाम में लिख दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेप्टाइडेज ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज का तो आपको पता ही है कि भैया ये फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है बेटा? ये दोनों, और उसके अलावा जो नेक्स्ट है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज,
ये क्या करते हैं बेटा, सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो आपको एक चीज बताई बेटे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रीशंस करती है 1500 ml इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। उस जूस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्टाइडेज, लाइपेज, सुक्रोज माल्टेज एंड लैक्टेज। और पेप्टिडेज का फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज का फंक्शन होता है फैट का डाइजेशन करना, और सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज का जो फंक्शन होता है वो होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या फंक्शन करती है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा ये जो जूस निकल रहे हैं, ये जूस क्या काम कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। अरे बेटे ये तो सबसे इजी वे में ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होती है और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन करती है। यदि आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन के लिए मेन पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ओनली। तो ये यदि एंजाइम्स है तो डाइजेशन के अंदर ही तो हेल्पफुल हुई स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस विच इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरे फंक्शन आप कैसे बना सकते हो, पेप्टाइड इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइप इज हेल्पफुल इन फैट ऑफ डाइजेशन, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज सीएचओ डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक हार्मोन सीक्रेट करती है कोलिसिस्टोकाइनिन। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब आपको समझ में आ गया भैया कि कौन कौन सी क्या क्या चीज है, आपको समझ में आई कौन कौन सी क्या क्या सीक्रेशंस हो रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब जब हमें डिटेल पढ़नी बेटा, ये हमने पढ़ा एक शॉर्ट क्राइटेरिया, शॉर्ट क्राइटेरिया। अब यदि हमें डिटेल में पढ़ना है तो आप और भी बुक रेफर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, क्लास के खत्म होने के बाद हम लोग और भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब हम डिस्कशन करते हैं बेटा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि सोनाली ने बोला है कि सर लार्ज इंटेस्टाइन भी बताना है। तो ये आ गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जब बात आती है बेटा, तो लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, 1.5 मीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सीकम टू द रेक्टम। ये कहां से कहां तक पाई जाती है बेटा, सीकम, SCAECUM, सीकम टू रेक्टम। आपको पता है ये लास्ट पोर्शन है रेक्टम, ठीक है बेटा। द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन मीन जो डायमीटर, जो उसकी साइज है वो चौड़ी होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा, देखो सीकम, असेंडिंग कॉलम, सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम। ठीक है बेटे, कौन कौन से पार्ट हो गए, एक तो हो गया सीकम, दूसरा हो गया कौन सा, असेंडिंग, असेंडिंग कॉलम, और तीसरा हो गया ट्रांसवर्स, नेक्स्ट हो गया डिसेंडिंग, और एक हो गया सिग्मोइड कॉलम, है ना बेटी। तो ये तो एक सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। सिंपल सी बात क्या है, असेंडिंग, सीकम के बाद असेंडिंग मींस ऊपर वाली, ये तो हो गई असेंडिंग, ये हो गई भैया ट्रांसवर्स कॉलम, ये हो गई डिसेंडिंग कॉलम, और आगे की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको ट्रांसवर्स कॉलम बोलते हैं, हाँ सिग्मोइड कॉलम, सॉरी सिग्मोइड कॉलम। तो ये चीज समझ में आई आपको, असेंडिंग मींस ऊपर जा रही, ट्रांसवर्स मींस जो जा रही है, जैसे इस डायग्राम के अंदर बताया गया। और इसी के साथ में एक अपेंडिक्स अटैच होती है, जैसे ये डायग्राम के अंदर बताया गया है आपको कि असेंडिंग कॉलम कहां है, ट्रांसवर्स कॉलम कहां है, डिसेंडिंग कॉलम कहां है, ये आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये टॉपिक, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये टॉपिक, इजी वे में समझ में आया। हाँ सुनो बेटा, इजी वे का कहने का मतलब ये है कि कई चीजें ऐसी हो सकती है कि आपको एक आध दो चीजें याद करनी पड़े, क्योंकि जो एंजाइम्स और जो हार्मोन्स के नाम है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, उनके अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये आपको याद ना करना पड़े और वैसे इजी वे में याद हो जाए। कीप साइलेंस प्लीज। जब हम सीकम की बात करते हैं बेटा, साइलेंट रहो, जब हम सीकम की बात करते हैं तो सीकम पार्ट ऑफ कॉलोन होता है हमारा, 1.3 सेंटीमीटर का होता है। सीकम कितना लंबा होता है, 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज सीकम
थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड इवनिंग, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आया था कि सर कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का एंजाइम का काम, हार्मोन का काम क्या है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन का जो मेन जो फंक्शन वो क्या है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि गॉल ये इसका फंक्शन है, ये हमारे एंजाइटी के अंदर भी करता है। और बाकी हार्मोन का एक फंक्शन नहीं होता कि ये एक ही फंक्शन करता हो, ये हमारे नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड है, जहां हमें एंजाइटी फील करते टाइम भी कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है। अब मैं जो एक चीज आपको बताना चाह रहा था बेटा, कि आपने बोला कि सर गॉल ब्लैडर किसी का हटा देते, तो यदि किसी का आपने गॉल ब्लैडर हटा दिया, यदि स्टोन आ गई तो गॉल ब्लैडर हटाना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेटा, कि कई बार जो मेन प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि यदि ये अभी गॉल ब्लैडर हट गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, गॉल ब्लैडर हट गया, लेकिन बाई चांस आप इस स्टोन को कैरी करते हुए घूमते रहे तो ये स्टोन खिसक के और यहां आ गई हिपैटिक डक्ट में, ये स्टोन गॉल ब्लैडर से खिसक के हिपैटिक डक्ट में आ गई, और हिपैटिक मतलब कॉमन वाइल डक्ट, कॉमन वाइल डक्ट से हिपैटिक डक्ट में आ गई या पैंक्रेटिक डक्ट में आके कहीं फंस गई, तो पूरा बाइल का फ्लो रुक जाएगा ना यार। फिर वो पूरा बाइल कहां, लीवर के अंदर स्टोरेज रहेगा, तो पेशेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके अंदर मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये कनेक्शन खराब हो जाएगा। कम से कम ये हट गया, तो इसके हटने से क्या होगा भैया, जो लीवर के अंदर जो बाइल का सीक्रेशन है वो डायरेक्ट आपके ड्यूडेनम में जाता रहेगा। अब यदि किसी चांस में, मैं बहुत बार कई लोग मेरे से मिलते हैं, बोले सर स्टोन हो गई है, मैं उनको जल्दी एडवाइस करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सर्जरी करवा लें या किसी सर्जन से एडवाइस ले लें, क्योंकि बाई चांस यदि आपकी गॉल ब्लैडर की स्टोन खिसक के हिपैटिक डक्ट में या सीवीडी के अंदर आके फंस गई, दैट विल लीड प्रॉब्लम, क्योंकि आगे बाइल जाएगा ही नहीं, बाइल नहीं जाएगा तो आपका फैट का डिपोजिशन ही नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, सॉरी डिपोजिशन, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी कम से कम ये यहां पे है, तो इस कारण गॉल ब्लैडर को हटाना जरूरी होता है, कि गॉल ब्लैडर हट गया तो स्टोरेज ही तो खत्म होगा, फैट का जल्दी डाइजेशन होगा, भूख जल्दी लगेगी, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चीज समझ में आई। इसके बाद जब हम सीकम, असेंडिक कोलन और इसकी बात कर रहे हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन की, तो सीकम जो है हमारी 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। सीकम हमारी अपेंडिक्स से अटैच होती है, जो कि एक ब्लाइंड पाउच होता है। इट इज फाउंड इन द लोअर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारी सीकम है बेटा, ये सीकम अटैच्ड टू द सीकम बाय द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपको मैंने बताया ना बेटा कि जैसे ये हमारी सीकम है, तो इस सीकम से अपेंडिक्स कैसे अटैच होती है, ऐसे। ये क्या है बेटा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, रूडिमेंट्री ऑर्गन, इसके बीच में ओपनिंग भी होती है। तो अपेंडिक्स क्या करती है बेटा, कि नॉर्मली कोई भी फूड जैसे सीकम में आता है तो सीकम से जाके कॉलोन में चला जाएगा आगे, लेकिन बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि ये फूड के पार्टिकल्स है ये अपेंडिक्स में चले जाते हैं। ये फूड के पार्टिकल्स जो इधर जाने चाहिए थे डायरेक्ट, बाई चांस आपके अपेंडिक्स में चले जाते हैं। अब अपेंडिक्स के आगे तो कोई रूट है ही नहीं है निकलने का, तो वो खाना वहां घुस गया, वहां बैठा बैठा वो खाना सड़ेगा, सड़ेगा तो वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पेन होगा, दर्द होगा, रेडनेस आएगी, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या करते कि इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो अपेंडिक्स का तो कोई डाइजेशन में रोल नहीं है, ये रिमूव, अपेंडिक्स क्या करता है बेटा, प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता है बस। अपेंडिक्स प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, फायदे की कोई चीज नहीं है। तो इस अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे तो ये खाना क्या है बेटा, दोबारा इधर नहीं फंसेगा, डायरेक्ट इधर आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपेंडिक्स। ये होगा सीकम। सीकम के बाद आ गया असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन, सीकम के बाद जस्ट सबसे पहले आती है बेटा असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन मींस जो ऊपर की तरफ जो जा रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा, असेंडिंग कॉलोन। ये 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन इन ए वर्टिकल कॉलम, ये हमारे एब्डोमेन की राइट साइड में पाई जाती है। स्ट्रेट, स्ट्रेट कैसे मींस जो असेंडिंग कॉलोन है वो हमारे राइट साइड में, वो हमारे राइट साइड में असेंडिंग, जो असेंडिंग कॉलोन है ये हमारे राइट साइड में ऐसे आ रही है, और ट्रांसवर्स कॉलोन हमारे ऐसे जा रही है,
और डिसेंडिंग कॉलन हमारे ऐसे आ रही है। तो ये चीज समझ में, असेंडिंग मींस राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको असेंडिंग कॉलन बोलते हैं। इलियम इज अटैच्ड टू द सीकम बाय द असेंडिंग कॉलन, जो हमारी इलियम है सीकम से अटैच होती है असेंडिंग कॉलन के द्वारा। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स कॉलन, फाउंड इन फ्रंट ऑफ द स्प्लीन, ड्यूडेनम एंड स्टोमक, इसके फ्रंट में पाई जाती है। डिसेंडिंग कॉलन साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड में कौन सी पाई जाएगी? असेंडिंग। लेफ्ट साइड की तरफ से कौन सी पाई जाएगी? डिसेंडिंग। ये 25 से 23 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि स्टोमक और स्प्लीन के नीचे पाई जाती है। सिग्मोइड कॉलन एस शेप की होती है। सिग्मोइड कॉलन कौन सी शेप की होती है? एस शेप, और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये सारी दुनिया जानती है बेटा कि डाइजेशन का काम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है और एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन मोस्टली इन्वॉल्व इन द फूड एब्जॉर्प्शन, food goes into the blood on being absorbed by the large intestine and waste product are excreted through the anus। ये तो हमें पता है भैया कि एब्जॉर्ब कर लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर। बैक्टीरिया कोई हमारी ह्यूमन बॉडी को हार्म ना करे। द गैसेज विच इज हेल्पफुल इन स्वेलिंग ऑफ द फूड एंड ड्रिंक्स लार्ज इंटेस्टाइन एंड दे आर रिलीज फ्रॉम द फ्लैचेस। आपको पता है कि यदि हम खाना खाते टाइम कोई गैस या कुछ हवा हमारे पेट में चली जाती है तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकलती है फ्लैचस के थ्रू। जो हम निकालते हैं उसको बोलते हैं फ्लैचस। फ्लैचस मींस गैसियस एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा। एंड द मास मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम स्टोमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। द मास मूवमेंट ऑफ फूड, जो हमारे फूड का मूवमेंट होता है बेटा स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। उसको क्या बोलते बेटा? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। और जिस इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट होते हैं उनको बोलते हैं बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके थ्रू खाना आपके आगे धकेला जाता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब आगे बेटी समझ में। अब आ जाओ जो डेफिकेशन। डेफिकेशन मींस जो हमारे करेश भैया डेली जाके आते हैं, इसको बोलते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन मींस पासिंग द स्टूल। आर यू पासिंग द स्टूल? यस। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बेटा द मास मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फूड के मूवमेंट को बोला गया, ये खाना जो आगे धकेला जाता है उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोला गया है, और जो इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होते हैं उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। डेफिकेशन मूवमेंट अकर्स फ्रॉम सिग्मोइड कॉलन टू द रेक्टम। हमारा खाना सिग्मोइड कॉलन से रेक्टम में आ जाता है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द रेक्टम। द डेफिकेशन इन इन्फेंट्स इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। बच्चों के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, मींस कंट्रोल नहीं होता है, स्टूल निकल जाता है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप होता है 2 से 3 साल पे। बच्चा सोचता है निकल रहा है, कंट्रोल करने की सोचेगा, इधर उधर भागेगा, डरता है क्या निकल रहा है, पीछे मुड़ के भी देखेगा ये क्या हुआ, कहां से आया, कितना करा। बच्चे को रिलैक्सेशन मिलता है, हाँ निकल गया कुछ हैवी आइटम। ये 2 to 3 इयर्स के अंदर बच्चे के अंदर गैस्ट्रो रिफ्लेक्सेस डेवलप होते। डेफिकेशन अकर्स व्हेन द एब्डोमेन मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आपको सबको पता है कैसे जाते, बैठते एब्डोमेन मसल्स अंदर की तरफ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करते एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो सिग्मोइड कोलन और रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब हम हमारी इच्छा से हमारे वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू एनल इंस्पेक्टर को खोल देते, खुल जा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन करके जो निकला मटेरियल वो बाहर निकल जाता है। एनल इंस्पेक्टर हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, अब नहीं निकलेगा तुम्हारा, तुम चाहोगे जब ही निकलेगा, जब ही खुलेगा। जब ही तो हम होल्ड कर लेते हैं, बीच क्लास में गुरुजी पढ़ा रहे और यदि किसी को पासिंग ऑफ द स्टूल आ जाए, ही विल कंट्रोल द फीलिंग बिकॉज यू आर हैविंग कंट्रोल। और यदि इनवॉलेंट्री होता तो तुरंत करेज भाग के जाता, अभी पहले रुकता भी नहीं। तो ये क्या हुआ बेटा? वॉलेंट्री कंट्रोल हुआ। डेफिकेशन अकर्स द एनल इंस्पेक्टर ओपन्स। अब जब हम रेक्टम की बात करते हैं तो बेटा रेक्टम 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि सिग्मोइड कोलन टू एनस तक पाया जाता है।
ये तो समझ में आया बेटी कि सिग्मोइड कॉलोन के बाद रेक्टम और पीछे एनस। तो भैया रेक्टम कहां पाया जाता है? सिग्मोइड कॉलोन और एनस के बीच में रेक्टम पाया जाता है। एनल कैनाल 3 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के काम आती है। इसके अंदर 2 इंस्पेक्टर होते हैं, एक इंटरनल इंस्पेक्टर और एक एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। इंटरनल इंस्पेक्टर स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है। इट्स रेगुलेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन में कंट्रोल होता, नहीं जाना, रोक लो। और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर भी हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में होता है, जो कि हमारी स्केलेटल मसल से बना होता है। हमारा मन करे जब ही रिलीज करते, और जब रिलीज होगा तो बाहर निकलेगा विदाउट यूर विश। जब ही तो कहते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू सी द मोबाइल, some persons I have seen they are using the mobile in the bathroom and toilet. How they will release their inspector? अरे ऑल थिंग्स, सी सिंपल वन थिंग आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए बेटा मैं अच्छी तरीके से एक नॉलेजेबल चीज बता रहा हूं। हमारे हर सिस्टम को हमारी बॉडी और हमारी ब्रेन कंट्रोल करती है। हम जब स्टूल पास करने या कहीं डेफिकेशन के लिए जाए तो उस टाइम हमारा पूरा ध्यान और पूरी मसल्स और पूरी हमारा माइंड सेट हो कि वी आर गोइंग टू पास द स्टूल। आप मोबाइल सामने देखोगे तो आपका माइंड तो वहां एक्टिव है, आपका इंस्पेक्टर कैसे रिलीज होगा, ध्यान कैसे जाएगा उधर? तो दैट विल लीड्स कॉन्स्टिपेशन, और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, एब्डोमिनल पेन पैदा करेंगे, धीरे धीरे आपको अल्सर पैदा करेंगे। तो डोंट सी द मोबाइल व्हेन यू आर गोइंग इन द टॉयलेट। इफ यू आर गोइंग इन टॉयलेट, if you are seeing your mobile, you give me your mobile, then you will be free for toilet. Blood supply superior and inferior mesenteric arteries करती है, venous drainage हमारा superior and inferior mesenteric vein करती है। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो बेटा मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ये जो मोस्टली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये मैटर कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फूड का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं बेटा कि ये रहा हमारा मेटाबॉलिज्म, और जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 तरीके की रिएक्शन होती है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है भैया ब्रेकडाउन, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है भैया फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन कैसे करना, एक एग्जांपल में समझा दूं आपको। H2O प्लस O2 मिलके H2O बनाती है, ये एनाबॉलिज्म हो गया। और H2O मिलके टूट रहा है H2O प्लस O2 में, ये ब्रेकडाउन हो गया, जिसको कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। कैटाबॉलिज्म ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूलर्स लाइक फैट को फैटी एसिड में टूटना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एटीपी बोलते हैं। और ये एटीपी और जो हीट जो होती, एटीपी रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है हमारे मेटाबॉलिज्म के दौरान। ये एटीपी और ये हीट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम में आती है। एनाबॉलिज्म आपको देखना, खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी गर्म, पहले सर्दी लगेगी, फिर थोड़ी सी हीट आ जाती है, आपको आलस आता है। आलस क्यों आता है? क्योंकि हीट के प्रोडक्शन से, हीट कैसे आई, खाना खाया, उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो चुका है। एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन होता है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो देखो बैलेंस बन के चल रहा है ना बॉडी का। मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी इज रिलीज्ड, और जो फ्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा, वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और अंदर जो एनर्जी बची हुई है वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिफ्यूजन के द्वारा होता है, जैसे फ्रॉम द इंटेस्टाइन मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड और फैटी एसिड इनटू द इरिथ्रोसाइट्स। मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया बेटा कि कार्बोहाइड्रेट, ब्लड सेल्स एंड न्यूरॉन्स इन अवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पे कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और जब हमारे बॉडी को जरूरत होती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन में। चलो एक वर्ड दूसरा आ गया, ग्लूकोज मींस डायरेक्ट शुगर। इंसुलिन क्या करता है बेटा?
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मींस भैया शुगर का लेवल कम कर दिया। अब इंसुलिन यदि कम आएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ना बेटा। शुगर कैसे हुई ब्लड शुगर? ब्लड शुगर मींस मैंने कार्बोहाइड्रेट ली, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज आया। अब ग्लूकोज मेरे बॉडी के अंदर तैयार पड़ा हुआ है, इंसुलिन है नहीं, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होना जरूरी है ना, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा तो मेरी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शुगर नहीं बढ़ेगी। अब इंसुलिन यदि नहीं है तो ग्लूकोज बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में यदि इंसुलिन नहीं आ रहा, मींस पैंक्रियाज की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स प्रॉपर सिक्रीशन नहीं कर रही है, तो हमें ऊपर से इंसुलिन देते, तो ऊपर से इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और आपको शुगर से मुक्ति मिल जाती है। मींस फंक्शंस तो आपके पैंक्रियाज के डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर क्या बेटा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी को रिक्वायर होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जिनको जरूरत नहीं होती जिन अमीनो एसिड्स की, उनको बॉडी हमारी यूरिया एंड रेसिडुअल पार्ट्स, यूरिया या यूरिन के थ्रू पास आउट करवा देती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैटी एसिड के रूप में स्टोर होता है। फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या ग्लिसरल्डिहाइड या ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा हुआ डाइजेशन सिस्टम। आज हम इस लास्ट एंड फाइनल जो शब्दों पर आ चुके हैं कि ये हमारा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। डाइजेशन सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बेटा एक बार हम रूट का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि प्राची ने बोला है कि सर रूट बता देना। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले माउथ के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड और टीथ के बारे में पढ़ा। फिर माउथ के बाद ईसोफेगस में हम गए, ईसोफेगस के बाद स्टोमक में गए। स्टोमक के ऊपर दो इंस्पेक्टर थे, ऊपर वाला जो ईसोफेगस जहां से जुड़ता है उसको कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं, और नीचे जिससे जुड़ता है उसको पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं। अब पाइलोरिक इंस्पेक्टर से जब हम ड्यूडोनम में आए तो ड्यूडोनम के यहां पर हमारा लीवर असेसरी ऑर्गन पाया जाता है। ये लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है, जो कि हमारे गॉल ब्लेडर इसको स्टोर करता है, और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के थ्रू अल्फा और बीटा मींस इंसुलिन और ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करता है। ये सिक्रीशन हमारे ड्यूडोनम में आ जाते हैं। ड्यूडोनम के बाद हमारे खाने का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ड्यूडोनम, जीजोनम और इलियम। इलियम के बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्ट होता है वो होता है सीकम। तो जो इलियम और सीकम जहां मिलते हैं वहां पर एक वाल्व पाया जाता है, उस वाल्व को हम इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। ये इलियोसिकल वाल्व हमारे फूड को आगे धकेलने में या कंट्रोल करने के अंदर हेल्पफुल होता है। सीकम के बाद हमारी कॉलोन आ जाती है। कॉलोन के जब हम क्लासिफिकेशन या डिवाइडेशन करते हैं तो सबसे पहले असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। ये सिग्मोइड कॉलोन हमारा आगे रेक्टम से जुड़ा होता है। ये रेक्टम आगे एनल इंस्पेक्टर से जुड़ा होता है। एनल इंस्पेक्टर के अंदर दो इंस्पेक्टर पाए जाते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। कई बार हमारे रेक्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक। यू हैव सीन papaya you have seen, it's like that only. I have seen in some condition when rectum came out from the anal inspector. I have seen this condition, this is the surgical condition, जब आपके एनल एरिया की मसल्स रिलीज हो जाती हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का मींस जब मसल्स काम करना या मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है, तो आपका रेक्टम उस एनल इंस्पेक्टर के थ्रू नीचे आ जाता है, पूरा लटक के पपीता की तरह। उस कंडीशन में ग्लव्स पहन के उस रेक्टम को दोबारा अंदर डाला जाता है। पूरा इतना बड़ा होता है बैलून की तरह, उसको दोबारा अंदर दोबारा उस रेक्टम को सपोर्ट देके अंदर धकेला जाता है और उन मसल्स की सर्जरी के द्वारा रिपेयर करके उसे वहां पर टाई कर दिया जाता है, जिससे कि वो रेक्टम दोबारा खिसक के बाहर नहीं आए। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। हमने इसमें थोड़ी बहुत मेहनत की, आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हमारी और वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों हमारे सब्सक्राइब अभी बहुत कम बढ़ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइए। मेरे लखनऊ वाले बच्चे और मेरे हरिबंधु वाले, बनारस वाले बच्चे, और जो बच्चे हमारे यहाँ के आजमगढ़ वाले बच्चे, वो बच्चे हमारे
सब्सक्राइबर बढ़वाओ, हेल्प करिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए और शेयर करो और कंटेंट से नॉलेज लो। कुछ कमियां, नो वन पर्सन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, शायद कुछ कमियां मेरे अंदर भी होंगी जो मैं मान के चलता हूं। नो वन पर्सन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, पर ये आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बताते रहिए और कमेंट्स करती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शंबा।